नमस्कार। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि हमारे समाज में आज भी स्त्रियों की वही दशा है जो आज से पहले थी। आज भी स्त्रियां पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। कभी परिवार, कभी समाज, कभी रिश्तों के नाम पर उनका शोषण होता रहा है। एक स्त्री पुरुष की खुशी के लिए अपने आप को उसके मन मुताबिक ढाल लेती है, परंतु एक पुरुष कभी ऐसा नहीं करता। ध्यान रखना, आदमी का मन बड़ा खतरनाक होता है। वह संन्यास में भी संसार खोज लेता है। ऐसे पुरुषों की सोच को उजागर करती है हमारी ये कहानी। तो आइए सुनते हैं इस्मत चुगताई द्वारा लिखी कहानी भाभी। भाभी ब्याह कर आई थीं तो मुश्किल से 15 बरस की होंगी। बड़वार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत ऐसी लरसती थी जैसे कसाई से बकरी, मगर साल भर के अंदर ही वो जैसे मुंह बंद कली से खिलकर फूल बन गई। आंखों में हिन्नों जैसी वहशत दूर होकर गुरूर और शरारत भर गई। भाभी आजाद फिजा में पली थी, हिरनियों की तरह कुलाचे भरने की आदी थी, मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी। और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की गृहस्थी ना बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे गृहस्थन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिसघिसाकर वाकई सबने गृहस्थन बना दिया। 2-3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठुस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद सटूरे खिलाती, भैया टॉनिक पिलाती और हर बच्चे के बाद वो 10-15 पौंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना संवरना छोड़ ही दिया। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मनो काजल और मस्कारा देखकर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर लाल। भाभी ज्यादातर गुलाबी या सुर्खी कपड़े पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चिपड़कर बांधे गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो परकटी मेम है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, मगर पै दर पै बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी से बांध दिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैली कुचैली ऐसे ही बड़ी प्यारी लगती थी, और मैके ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे। भाभी थी बड़ी प्यारी सी, सुगर नक्श, मक्खन जैसी रंगत, सुडोल हाथ पांव, मगर उसने इस बुरी तरह से अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीर आटे की तरह बह गई थी। उफ, भैया को चैन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की बदन पर चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की सलवारों से तो वो ऐसे जलते थे कि तौबा। खैर, भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल रह ही नहीं गई थी। वो तो बस ज्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घूमा करती। कोई जान पहचान वाला आ जाता तो भी बेतकल्लुफी से वहीं अपना नेशनल ड्रेस पहने रहती। कोई औपचारिक मेहमान आता तो अमूनन वो अंदर ही बच्चों से सर मारा करती। जो कभी बाहर जाना पड़ता तो लिथड़ी हुई सी साड़ी लपेट लेती। वो गृहस्थन थी, बथी और चहीती थी। उसे बंद सवर कर किसी को लुभाने की क्या जरूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गोडर बनी अधेड़ और बूढ़ी हो जाती। बहू में ब्याह कर लाती, जो सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती। मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था, हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने में गई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए। भैया को बादामी पापड़ भाते थे। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वह झट उठकर पापड़ तलने चली गई। हम लोग मजे से चाय पीते रहे। धाए से फुटबॉल आकर ऐन भैया की प्याली पर पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्से से भन्ना उठे। कौन पाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बालों को गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओह! एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया या अंगारा पकड़ लिया हो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़ कर गए। देखा तो मुंडेर की उस तरफ एक दुबली नागिन सी लड़की, सफेद ड्रेन टाइप और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने, अपने बालों में पतली पतली उंगलियां फेर कर खिसियानी हंसी हंस रही थी। और फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे ये समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने की बात हुई होगी। उसका ढीला ढाला पेट हंसने से फुदकने लगा
और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लड़का समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो और भी जोर जोर से कह कह लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया कि वो उसी दिन अपने चाचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी, जो इत्फाकन भैया की प्याली पर आ कूदी। शबनम भैया को अपनी तीखी मस्कारा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मंत्रमुग्ध सन्नाटे में उसे ताक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उसका फुदकता हुआ पेट सहम कर रुक गया। हंसी ने उसके होठों पर लड़खड़ाकर दम तोड़ दिया। उसके हाथ ढीले हो गए, प्लेट के पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबनम फुदक कर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए, मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। शबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लो दे रहा था। उसके बाल स्याह भोरे थे, मगर आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग के ब्लाउज का गला बहुत गहरा था। होठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नेल पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमेरिकी इश्तिहार का मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट भर लंबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसलिए कमर तो ऐसी ही कि छल्ले में पिरो दो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तोलते हुए परिंदे को घूरती है कि जैसे ही फड़फड़ाए बढ़कर दबोच ले। उसका चेहरा तमतमा रहा था, होठ भिजे हुए थे, नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उसकी पीठ पर धम से कूदा। वो हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे वो गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती थी, मगर आज उसने चटाक चटाक 2-4 चांटे जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई। अरे अरे रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावार है आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। इंट्रोडक्शन कराना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता है, और फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता था। वो तो सूरत से ही घर की ब लगती थी। शबनम की बात पर हम सब कह कहा मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर चल दी। अरे ये तो हमारी भाभी हैं, मैंने भाभी को धम धम जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबनम हैरत जदा होकर बोली। इनकी भैया की बीवी? ओह, उसने संजीदगी से अपनी नजरें झुका ली। मैं समझी, उसने बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है, मैंने वजाहत की। मगर डोंट बी सिली, शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम। ओह जहालत। नहीं, भाभी ने मार्टे से 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज किया था। तुम्हारा मतलब है ये मुझसे 3 साल छोटी है? मैं 26 साल की हूँ। तब तो कतई छोटी है। उफ, और मैं समझी वो तुम्हारी मम्मी है। दरअसल मेरी आंखें कमज़ोर है, मगर मुझे ऐनक से नफरत है। बुरा लगा होगा उन्हें। नहीं, भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता। बेचारी। कौन कौन भाभी? ना जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, सफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारी की बहुत बचपन में शादी कर दी गई होगी, 25-26 साल के थे। मगर मुझे तो मालूम भी ना था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं। शबनम ने हिकारत से मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा हर अंदाजा गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर बेहद पसंद कर लिया था, तब शादी हुई थी। मगर जब वो कमल के फूल जैसी नाजुक और हसीन थी। फिर क्या हो गया शादी के बाद? होता क्या, भाभी अपने घर की मलिका है, बच्चों की मलिका है, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो नहीं है। दूसरे भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है। मैंने जानकर शबनम को चोट दी। वो बेवकूफ़ ना थी। भाई चाहे कोई मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी ना बनूं। और मुआफ़ करना, तुम्हारी भाभी कभी बहुत खूबसूरत होंगी, मगर अब तो उफ, आपका नज़रिया भैया से अलग है। मैंने बात टाल दी, और जब वो बल खाती सीधी सुडौल टांगों को आगे पीछे झुलाती नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी, भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे, जैसे किसी ने वहां जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरह उदक कर वो मुंडेर छलांग गई। पल भर को पलटकर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया को तोला और छलावे की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई तकिया आदि समेट रही थी।
मगर उसने एक नज़र न आने वाला तार देख लिया जो भैया और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम फूला हुआ स्कर्ट और सफ़ेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ सांबा नाच रही थी। उसका नन्हा सा पिकनीस कुर्ता टांगों में उलझ रहा था। वह ऊंचे ऊंचे कहकह लगा रही थी। उसकी सुडोल सांवली टांगें हरी हरी घास पर थिरक रही थी। काले रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रख कर मुझे चिढ़ाया। मैंने भी जवाब में घूंसा दिखा दिया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा कर कर मालूम हुआ कि ये इशारा वो मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे और वह उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर में बल पड़ रहे थे, कूले मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थी, होठ एक दूसरे से जुदा लरज रहे थे। उसने सांप की तरह लब से जुबान निकालकर अपने होठों को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थी और वह खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवाकर बावर्ची को दे रही थी। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या जरूरत थी? इन्हें तो शबनम जैसे कांटों से नफरत थी। इन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर वो क्यों खड़े उसे ताक रहे थे? और ऐसी भी क्या बेसुधी कि उनका जिस्म संभा की ताल पर ललच रहा था और उन्हें खबर ना थी। इतने में बॉय चाय की ट्रे लेकर लॉन पर आ गया। भैया ने हम सबको आवाज़ दी और बॉय से कहा भाभी को भेज दे। रसमन शबनम को भी बुलावा देना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था कतई उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने को पद्दी पर चढ़ाए मुंडेर फलांग कर आई तो न जाने क्यों मुझे वो कतई मासूम लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़े की चाल उछलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ से उतारना चाहा, मगर वो और चिमट गया। अभी और थोड़ा चले आंटी। नहीं बाबा, आंटी में दम नहीं, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से भैया ने मुन्ने को उतारा, मुंह पर एक चांटा लगाया। एकदम तड़पकर शबनम ने उसे गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर का थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती? इतने बड़े ऊंट के ऊंट छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हैं। भाभी को आता देखकर उसने मुन्ने को गोद में दे दिया। उसका थप्पड़ खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है। मेरे बच्चे को कोई मारता तो मैं उसका हाथ तोड़ देती। उसने शरबत की कटोरियों में जहर घोलकर भैया को देखा। और फिर हंस रहे हैं बेहया। दम भी है जो हाथ तोड़ोगी। भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी। वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने कांप कर उसे छोड़ दिया और वो हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रहीं। वो बिल्कुल कमसिन छोकरियों की तरह चुहले कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे शबनम के वजूद से डर कर उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी होगी। जी कतई नहीं। वो तो पहले से भी ज़्यादा मैली रहने लगी, पहले से भी ज़्यादा खाती। हम सब तो हंस ज़्यादा रहे थे, मगर वो सर झुकाए निहायत तन्मयता से केक उड़ाने में मशरूफ़ थी। चटनी लगा लगा कर भजिए निकल रही थी। सिके हुए तोशों पर ढेर सा मक्खन लगा लगा कर खाए जा रही थी। भैया और शबनम को देख देख कर हम सब भी परेशान थे और शायद भाभी भी फिक्रमंद होंगी, लेकिन अपनी परेशानी को वो मुर्गन खानों में दफन कर रही थी। उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आया करती, मगर वो चूरन खा खा कर पुलाव कोरमा हजम करती। वो सहमी सहमी नज़रों से भैया और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी जवान लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहने और तो से सख्त नफरत थी। एक दिन हम सब समंदर में नहा रहे थे। शबनम 2 धज्जियां पहने नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी। इतने में भाभी जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी आ गई। भैया शरारत के मूड में तो थे ही। दौड़कर उन्होंने पकड़ लिया और हम सब ने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी भैया बहुत शरारती हो गए थे। एकदम से वो दांत किचकिचाकर भाभी को हम सब के सामने भींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वह उनके हाथों से बोबल मछली की तरह फिसल जाती। फिर वो खिसियाकर रह जाती, जैसे कल्पना में वो शबनम को ही उठा रहे थे, और भाभी लज्जित होकर फौरन पुडिंग या कोई मज़ेदार डिश तैयार करने चली जाती। उस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गई। उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए और उनके जिस्म का सारा भोंडापन भयानक तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने रजाई लपेट दी थी। कपड़ों में वो इतनी भयानक नहीं मालूम होती थी। ओह कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने कहा। उफ, तोन तो देखो।
बिल्कुल गामा पहलवान मालूम हो रही हो। आह, 4 बच्चे होने के बाद कमर। मेरे भी तो 4 बच्चे हैं, मेरी कमर तो डनलप बिल्लो का गद्दा नहीं बनी। उन्होंने अपने सुडौल जिस्म को ठोक बजाकर कहा और भाभी मुंह थुथाई भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती, झुरझुराई लेती रेत में गहरे गहरे गड्ढे बनाती मुन्ने को घसीटती चली गई। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियां देने लगे। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तह जमा रही थी। उनके होठ सफेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थी। गटारचे की गुड़िया जैसे मोटे मोटे गाल और सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेइंतहा गमगीन थी, लिहाजा बड़ी तेजी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने में जुटी हुई थी। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसी फरेरी ली जैसे खुबानियां ना हो, सांप बिच्छू हो। जहर है जहर, उससे नफासत से ककड़ी का टुकड़ा कुतरते हुए कहा और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वो शपाशप मुरब्बा उड़ाती रही। हद है, उन्होंने नथुने फड़फड़ा कर कहा। भाभी ने कोई ध्यान न दिया और करीब करीब पूरी डिश प्लेट में उड़ेल दी। उन्हें मुरब्बा शोरबा खाता देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वोर ईर्ष्या द्वेष के तूफान को रोकने के लिए बांध बांध रही हो। खुदा के लिए बस करो, डॉक्टर भी मना कर चुका है, ऐसा भी क्या चटोरपन। भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गई। भैया का नस्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों ने जिस्म के ढेर में जला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां जिस लतीफ और सुहाने अंदाज में रोती हैं, मगर भाभी को रोते देखकर बजाय दुख के हंसी आती थी, जैसे कोई रुई के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। वे नाक पोंछती हुई उठने लगी, मगर हम लोगों ने रोक दिया और भैया को डांटा। खुशामद कर कर वापस उन्हें बैठा लिया। बेचारी नाक सुड़काती बैठ गई, मगर जब उन्होंने कॉफ़ी में 3 चम्मच शक्कर डालकर क्रीम की तरह हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गई। सहमी हुई नज़रों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम बमुश्किल अपनी हंसी रोके हुए थी। भैया मारे गुस्से से रुआसे हो रहे थे। वो एकदम भन्नाकर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालत और बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलाने जंग कर दिया। किसी ज़माने में भाभी का पठानी खून बहुत गर्म था, जरा सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थी और 12 भैया से गुस्सा होकर बजाय मुंह फुलाने के वो खुकार बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती, उनका मुंह खसोट डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियां उड़ा देती। फिर भैया उन्हें अपनी बाहों में भींच कर बेबस कर देते और वो उनके सीने से लगकर प्यासी डरी हुई चिड़िया की तरह फूट फूट कर रोने लगती। फिर मिलाप हो जाता और झेपी खिसियानी वो भैया के मुंह पर लगे हुए खरोचों पर प्यार से टिंचर लगाने देती, उनके गिरेबान को रफू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आंखों से उन्हें ताकती रहती। ये बात तब की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तितरी की तरह तर्रार थी, लड़ती हुई छोटी सी पश्चिम बिल्ली मालूम होती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने की बजाय और शिद्दत से प्यार आता, मगर जब उन पर गोश्त ने जिहाद बोल दिया वो बहुत ठंडी पड़ गई थी। उन्हें अव्वल तो गुस्सा ना ही आता और अगर आता भी तो फौरन इधर उधर काम में लगकर भूल जाती। उस दिन उन्होंने अपनी भारी भरकम डील डोल को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया सिर्फ उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार से जा चिपके। रूई के गट्ठर को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। ना गुस्सा हुए ना बिगड़े, शशलमदा उदास सर झुकाए कमरे से निकल गए। भाभी वहीं पसर कर रोने लगी। बात और बड़ी और एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तुफेल भाभी को चचा जात भाई थे। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तुफेल ने शाम तक उनका इंतजार किया। वो ना आए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार किया। जाने से पहले भैया घड़ी भर को खड़े खड़े आए। दिल्ली के मकान मैंने इनके मेहर में दिए, उन्होंने रुखाई से तुफेल से कहा। मेहर? भाभी थर थर कांपने लगी। हाँ, तलाक के कागजात वकील के जरिए पहुंच जाएंगे। मगर तलाक? तलाक का क्या जिक्र है? इसमें बेहतरी है। मगर बच्चे? ये चाहे तो उन्हें ले जाए, वरना मैंने बोर्डिंग में इंतजाम कर दिया है। एक चीख मारकर भाभी भैया पर झपटी, मगर उन्हें खसोटने की हिम्मत ना हुई, सहम कर ठिठक गई। और फिर भाभी ने अपने नारीत्व की पूरी तरह से बेआबरूई करवा डाली। वो भैया के पैरों में लौट गई, नाक तक रगड़ डाली। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं कुछ ना कहूँगी, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक ना दो। मैं यूं ही जिंदगी गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत ना होगी। मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुल-थुल करते जिस्म को देखा और मुंह मोड़ लिया। मैं तलाक दे चुका, अब क्या हो सकता है? मगर भाभी को कौन समझाता, वो बिलबिलाई चली गई। बेवकूफ़,
तुफेल ने एक ही झटके में भाभी को जमीन से उठा लिया। गधी कहीं की, चल उठ, और वह उसे घसीटते हुए ले गए। क्या दर्दनाक समा था। फूट फूट कर रोने में हम भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक एक का मुंह ताक रही थी। अब्बा की मौत के बाद उनकी घर में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। भैया खुद मुख्तार थे, बल्कि हम सब सरपरस्त थे। अम्मा उन्हें बहुत समझाकर हार चुकी थी। उन्हें इस दिन की अच्छी तरह खबर थी, मगर क्या कर सकती थी। भाभी चली गई। फिजा ऐसी खराब हो गई थी कि भैया और शबनम भी शादी के बाद हिल स्टेशन पर चले गए। 7-8 साल गुजर गए, कुछ ठीक अंदाजा नहीं। हम सब अपने अपने घरों की हुई। अम्मा का इंतकाल हो गया, आशियाना उजड़ गया, भरा हुआ घर सुनसान हो गया, सब इधर उधर उड़ गए। 7-8 साल आंख झपकते ना जाने कहाँ गुम हो गए। कभी साल 2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती। वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों की चक फेरियों में उलझे रहे। मगर जब उनका खत आया कि वो मुंबई आ रहे हैं, तो भूला बिसरा बचपन फिर से जाग उठा। भैया ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह लिपट गए। शबनम मुझे कभी नजर ना आई। उनका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया से उसकी खैरियत पूछने को मुड़ी, धब से एक वजनी हाथ मेरी पीठ पर पड़ा और कई मन का गर्म गर्म गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी, मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में झूल कर कहा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी नहीं कहा था। वो लगती भी तो शबनम ही थी, लेकिन आज मेरे मुंह से बेख्तियार भाभी निकल गया। शबनम की फुहार उन चंद सालों में गोश्त और पोस्ट का लौंदा सा कैसे बन गई। मैंने भैया की तरफ देखा। वो वैसे ही दराज कद और छरहरे थे। 1 तोला गोश्त ना इधर ना उधर। जब भैया ने शबनम से शादी की तो सभी ने कहा था, शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है। भाभी, तो ये मैंने शहजाद को हमेशा भाभी ही कहा। हाँ, तो शहजाद भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई। ये नागिन इन्हें डस कर बेसुध कर देगी, इन्हें मजा चखाएगी। मगर मजा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही चखा सकती है। बच्चे बोर्डिंग में हैं, छुट्टी नहीं थी उनकी। शबनम ने खट्टी डकारों भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से उस गोश्त के ढेर में उस शबनम को, फुहार को ढूंढ रही थी जिसने शहजाद के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में नई आग भड़का दी थी। मगर ये क्या, उस आग में भस्म हो जाने से भैया तो और भी सच्चे सोने की तरह तपकर निखर आए थे। आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम तो झुलसी हुई टसियाली राख थी। उसका सांवला कुंदनी रंग मरी हुई छिपकली की पेट की तरह और जर्द हो चुका था। वो शरबत घुली हुई आंखें गंदली और बेरौनक हो गई थी। पतली नागिन जैसी लचकती हुई कमर का कहीं दूर तक पता ना था। वो मुस्तलिक तौर पर हमीला मालूम होती थी। वो नाजुक नाजुक लचकीली शाखों जैसे बाहें मुकद्दर की तरह हो गई थी। उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा पाउडर थुपा हुआ था। आंखें मस्कारा से लिथड़ी हुई थी। भवें शायद गलती से ज़्यादा नुच गई थी, जब ही इतनी गहरी पेंसिल घिसनी पड़ी थी। भैया रिट्स में ठहरे। रात को डिनर पर हम वहीं पहुंच गए। कैबरे अपने पूरे शबाब पर था। मिस्री हसीना अपनी छाती जैसे पेट को मरोड़िया दे रही थी। उसके कूले दायरों में लचक रहे थे। सुडोल मरमरी बाजू हवा में थरथरा रहे थे। बारीक शिफोन में से उसकी रुपहली टांगे हाथी दांत के तराशे हुए स्तूनों की तरह फड़क रही थी। भैया की भूखी आंखें उसके जिस्म पर बिच्छुओं की तरह डंक रेंग रही थी। वो बार बार अपनी गुद्दी पर अनजानी चोट सहला रहे थे। भाभी, जो कभी शबनम थी, मिस्री रक्काशा की तरह लहराई हुई बिजली थी, जो एक दिन भैया के होशो हवास पर गिरी थी, आज रेत के ढेर की तरह भसकी बैठी थी। उसके मोटे मोटे गाल खून की कमी, मुस्तलिक स्याही, बदहजमी की वजह से पीलेपन और अग्रसर हो रहे थे। नियान लाइट्स की रोशनी में उसका रंग देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी अनजाने नाग ने उसे डस लिया हो। मिस्री रकासा के कूले तूफान मचा रहे थे और भैया के दिल की नाव उस भंवर में चक फेरियां खा रही थी। 5 बच्चों की माँ शबनम, जो अब भाभी बन चुकी थी, सहमी सहमी नजरों से उन्हें ताक रही थी। ध्यान बटाने के लिए वह तेजी से भुना हुआ मुर्ग हड़प रही थी। ऑर्केस्ट्रा ने एक भरपूर सांस खींची। साज कराहे, ड्रम का दिल गूंज उठा। मिस्री रकासा की कमर ने आखिरी झकोले लिए और निढाल होकर मरमरी फर्श पर फैल गई। हॉल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया को ढूंढ रही थी। बैरा तरोताजा रसभरी और क्रीम का जग लेकर आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रसभरी से भर लिया। उसके हाथ लरज रहे थे। आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थी। भीड़ भाड़ से दूर हल्की अंधेरी बालकनी में भैया खड़े मिस्री रकासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी रसमही निगाहें रकासा की नशीली आंखों से उलझ रही थी।
शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वो एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ की तरह गुमसुम बैठी थी। शबनम को अपनी तरफ ताकता देखकर भैया रकासा का बाजू थामे अपनी मेज़ पर लौट आए और हमारा तारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रकासा ने लचक कर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदान जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहा हो। रकासा स्तब्ध रह गई, जैसे उनकी जीवन संगनी को नहीं, खुद उनकी लाश को खून में लथपथ देख लिया हो। वो भयभीत होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समोकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नज़र में लाखों फसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान जहाँ जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियाँ रस्मों रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परस्तिश हैं वो लोग और काबिले रहम भी, जो ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। मेरी शबनम भाभी ने रकासा की निगाहों में ये सब पढ़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे। परेशानी छुपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रसभरियों पर उड़ेल दिया और जुट गई। प्यारे भैया, हैंडसम और मजलूम, सूरज देवता की तरह हसीन और रोमांटिक, शहद भरी आंखों वाले भैया, चट्टान की तरह अटल, एक अमीर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर चूर उनके कदमों में पड़ी दम तोड़ रही थी। दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली कहानियों का सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।